द सीक्वेंशियल सर्किट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो चीज दी थी, सॉरी मुझे दिखाया बाकियों ने, कि वो जो थी वो मल्टीपल आउटपुट डोमिनो लॉजिक था, विच इज सपोज टू बी योर रीडिंग असाइनमेंट, आप लोगों ने खुद से करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेटोरियल या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बाद दूसरा जो हम देख रहे हैं वो है सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट के साथ आउटपुट पे भी डिपेंड जी, जिसमें क्लॉक इनपुट होता है, सिंपल सी बात है, जिसमें क्लॉक इनपुट होता है उसको हम कहते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट्स। सच एज एग्जांपल क्या होगी इसकी? लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। सो लेट्स लुक एट द लैचेस। लैच कैसे बनती है? व्हाट इज अ लैच और लैच कैसे बनती है? तो अगर मैं आपको उसकी एक मिसाल दिखाऊं, दिस इज अ लैच, ये एक लैच है। अच्छा, ये क्या काम करती है? देखिए लैच का काम ये होता है, और ये जो लैच है ये लेवल ट्रिगर्ड है। इसका मतलब है कि जब एक लेवल होगा मौजूद तो जो भी इनपुट पर है आउटपुट पे आ जाएगा, और जब आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो लास्ट इनपुट होगा उसको वो होल्ड करेगी। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसे देखें, phi is equals to 0, if phi is equals to 0 तो हमें पता है NMOS जो है वो ऑफ हो जाता है, अभी D और Q में कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद क्या होता है, लेट से phi is equals to 1, when phi is equals to 1, अब जो भी D पर है वो Q पर अपीयर होगा। हम इसे किस तरह से शो करते हैं, इसकी एनालिसिस वगैरह में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिस इज द क्लॉक सिग्नल, और इसके बाद हम दिखाते हैं कि हम उस पर कुछ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। लेट से दिस इज द इनपुट, ये मैंने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, तो अब आउटपुट कैसा होगा ये देखना है। तो से phi is equals to 0 इनिशियली जब phi is equals to 0 है तो इसको हमेशा काम करने का तरीका ये है कि आप phi के लो और हाई लेवल्स के ऊपर इस तरह से डैश लाइन बना लें ताकि आपको पता हो कि कब कौन सी ट्रांजिशन हो रही है। सो व्हेन phi is equals to 0, the transistor is disabled। इस वक्त जो भी D पर है वो Q पर नहीं आ सकता, तो Q पर क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा? 0 है या 1 है? तो इसमें हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू होगी। फ्लोटिंग का मतलब यह है कि कुछ भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमें ना एक्चुअली इससे पहले क्या हो रहा था ये नहीं पता, तो वी डोंट इवन कॉल इट अ फ्लोटिंग। हम इसे कहते हैं कि अभी जो बातें हैं ना हमें पता नहीं, इट इज एम्बिगुअस। अगर आप सिमुलेटर चलाते हैं तो वो आपको इस तरह का आउटपुट दिखाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपका सिमुलेटर भी कंफ्यूज आ गया है, उसको नहीं पता कि 0 है या 1 है, सो इट्स एम्बिगुअस। वी टिपिकली शो इट विद एन x। अच्छा, यहां पर ये चीज है, when phi is equals to 1, now the switch is transparent। अब जो भी इनपुट पर है वो आउटपुट पर आएगा। अब इनपुट पे क्या है, अगर आप देखें तो इनपुट पे 0 से 1 की ट्रांजिशन है, तो आउटपुट पे 0 से 1 की ट्रांजिशन होगी। नेक्स्ट, phi दोबारा से 0 हो गया। अब जब phi दोबारा से 0 हुआ है, 1 से 0, लास्ट स्टेट Q को क्या मिली थी? 1। तो अब हम ये कहते हैं कि देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इसकी कुछ ना कुछ पैरासिटिक कैपेसिटेंस है। दिस ट्रांजिस्टर हैज सम पैरासिटिक कैपेसिटेंस, और जब आप ये कहते हैं कि आउटपुट पे जी 1 आया है, आउटपुट पे 1 आने का मतलब है द कैपेसिटर इज चार्ज्ड। ऑल ऑफ अ सडन आपने अचानक 1 से 0 कर दिया, तो अब ये रास्ता बंद हो गया। अब ये कैपेसिटर गरीब डिस्चार्ज कैसे हो? डिस्चार्जिंग का कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये चार्ज्ड रहेगा। तो इसका मतलब है जब ये चार्ज्ड रहेगा तो जब phi 0 हो गया, कैपेसिटर को ड्रेन होने का रास्ता नहीं मिला, द कैपेसिटर वुड मेंटेन इट्स लेवल, द कैपेसिटर विल मेंटेन इट्स लेवल, और आपके पास क्या हुआ, जो लास्ट स्टेट है वो मेंटेन रहेगी। इसके बाद क्या होता है, दोबारा से 0 से जब आप 1 जाते हैं, इसका मतलब है अब ट्रांजिस्टर का कनेक्शन बन गया है। इस वक्त D पे वैल्यू क्या है? 0। D पर 0 होने का मतलब है अब कैपेसिटर इस रास्ते से डिस्चार्ज हो सकता है, पहले नहीं हो सकता था। कैपेसिटर
क्योंकि ट्रांजिस्टर ही डिस्कनेक्टेड था। जब फाइ आपके पास देखिए दोबारा से यहां पर 1 आया, आपके पास ये सीन बना, तो फाइ इज इक्वल्स टू 1 आने पे अब डिस्चार्ज होगा एंड इट बिकम्स 0। फिर वही बात, ऑल ऑफ अ सडन आपके पास फाइ इज इक्वल्स टू 0 हुआ, इसका मतलब ये कनेक्शन फिर ब्रेक हो गया। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, तो लेवल क्या है 0, तो अब वो 0 ही रहेगा। इस दौरान में डी जो है वो चेंज भी हो रहा है 0 से 1, लेकिन होता रहे, हमारे पास तो यहां से डिस्चार्ज चार्ज होने का रास्ता नहीं है, दैट्स व्हाई वो अपनी चीज को मेंटेन करेगा। ये होता है लैच का ऑपरेशन। अगर आप देखें सिंपली स्पीकिंग, व्हेन फाइ इज इक्वल्स टू 1 व्हाटएवर इज एट डी goes to output, when phi is equals to 1 whatever is at d goes at the output, और when phi is equals to 0 तो जो previous state है वो रहेगी, phi is equals to 0 जो previous state है वो रहेगी। ये previous state को कौन maintain कर रहा है, बरकरार रख रहा है, तो that culprit is this parasitic capacitance। ये जो वैल्यू रही है रिटेन, ये रही है पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से। आप फर्ज कीजिए मैं इस पूरी डिस्कशन से पैरासिटिक कैपेसिटेंस को निग्लेक्ट कर देता हूं, मैं कहता हूं कुछ नहीं है पैरासिटिक कैपेसिटेंस, जाने दो, देन यू डोंट हैव एन आंसर फॉर द क्वेश्चन कि भाई यहां पे वैल्यू मेंटेन कैसे रही, या जब फाइ 0 होगा तो आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है हम इस सर्किट का ऑपरेशन नहीं समझ सकते, नहीं समझा सकते जब तक हम पैरासिटिक कैपेसिटेंस की बात ना करें। ऐसे सर्किट जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए पैरासिटिक कैपेसिटेंस पे डिपेंड करें, उन्हें कौन सा सर्किट कहते हैं, डायनामिक सर्किट्स। तो ये लैच कौन सी हो गई, ये लैच है डायनामिक लैच। ये डायनामिक लैच क्यों है, क्योंकि इसके ऑपरेशन का इन्हिसार पैरासिटिक कैपेसिटेंस के ऊपर है। नो पैरासिटिक कैपेसिटेंस द सर्किट विल नॉट वर्क। हम लोग छोटे थे ना, वहां बड़े हो गए, देखें आप लोग को ज्यादा अच्छे वाले सर्किट पढ़ाए हैं। लेकिन देखिए यकीनन दैट इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, लेकिन आप ये जो देख रहे हैं ना डायनामिक लैच, इसमें आपको फायदा नजर आ रहा है क्या है, साइज छोटा है, द एंटायर सर्किट साइज इज क्वाइट स्मॉल। सो फैक्ट इज द मॉडर्न वे ऑफ डूइंग थिंग इज दिस। जैसे अब डायनामिक लैच पढ़ाई, मैं स्टैटिक लैच भी बताऊंगा कि किस तरह बनेगी। द थिंग इज कि डायनामिक लैच क्यों चाहिए होती है, डायनामिक लैच इज स्मॉलर इन साइज एंड फास्टर इन स्पीड। ये ज्यादा तेज होती है। जो आपने वहां पे पढ़ा था तरीकाकार, वो तो सच्ची बात है आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, उस तरह से लैच बन सकती है, लेकिन आमतौर पे जो लैचेस इंप्लीमेंट की जाती है वो ऐसे की जाती है। अच्छा जी, तो ये हो गई एक लैच। तो अगर आप देखें एसेंशियली हमने क्या किया है, ये सर्किट क्या आपने इससे पहले नहीं पढ़ा था, क्या था ये सर्किट, इट्स एन एनमॉस स्विच, इट्स एन एनमॉस स्विच। एनमॉस स्विच जो है वो लैच का काम भी कर सकता है। अ सिंपल एनमॉस स्विच कैन आल्सो बी अ लैच। अब जब हमने एनमॉस स्विच पढ़ा था तो उसके बाद हमने इसकी जी भर के बुराइयां भी की थी। वो क्या बुराई थी इसकी, ये प्रॉपर वन डिलीवर नहीं करता, ठीक है ना, और भी कुछ चीजें थी। तो अगर ये प्रॉपर वन डिलीवर नहीं करता तो कौन है जो प्रॉपर वन डिलीवर कर सकता है, तो वो पीमॉस ट्रांजिस्टर है जो कि प्रॉपर वन डिलीवर कर सकता है। यू कैन हैव अ पीमॉस ट्रांजिस्टर एज अ लैच एज वेल। और वही वाली बात, नाउ phi is equals to 0 it will work, when phi is equals to 1 it will not work. However, इसकी क्या बुराई है, ये 0 अच्छा डिलीवर नहीं करता। तो ऐसा सर्किट जो 0 भी अच्छा डिलीवर करे और 1 भी अच्छा डिलीवर करे, दैट इज योर एग्जिबिट नंबर 3। ये मैंने आपको लैच बनाने का तीसरा तरीका बता दिया। लैच बनाने का पहला तरीका, लैच बनाने का दूसरा तरीका, लैच बनाने का तीसरा तरीका। इसमें क्या होगा, if phi is equals to 0 phi bar is 1। इस लैच को हम कहेंगे, ये कैसी लैच है, इट इज एन एक्टिव लो डायनामिक लैच। एक्टिव लो क्यों, when phi is equals to 0, when phi is equals to 0 then phi bar is 1, only then it will work। तो ये उस वक्त एक्टिव होती है जब लो पल्स अप्लाई की जाती है। अगर मैं ये काम कर दूं, अब ये कौन सी लैच बन गई, अब ये एक्टिव हाई लैच बन गई, क्योंकि जब phi 1 होगा तो ये काम करेगी, ठीक है जी।
गेट को जीरो करना है तो आउटपुट को कुछ भी नहीं देना था कि आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है उस वक्त तो पहले दिन से बेशक। अच्छा, इसको मुझे इसको कंप्लीट करने दें, देन आई हैव टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, तो ये हमने ट्रांजिस्टर को देखा कि हम वीडीडी के तौर पे कर रहे हैं, वीडीडी नहीं डिलीवर कर रहा, जीरो नहीं डिलीवर कर रहा, ये सब डिलीवर कर सकता है। गुड। जब हम स्विचेस के तौर पर पढ़ रहे थे और फिर हमने इससे बाय द वे पास ट्रांजिस्टर लॉजिक भी बनाई थी, तो हमने बताया था पास ट्रांजिस्टर लॉजिक की एक शॉर्ट कमिंग होती है, एक वीकनेस होती है, क्या कि उसके अंदर नॉइज इम्यूनिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर भी नॉइज इम्यूनिटी नहीं है, इसका मतलब जो भी डी के ऊपर नॉइज है वो सब नॉइज आउटपुट पे यानी कि क्यू पर मिल जाएगी। ऑल द नॉइज एट डी विल गो एट क्यू। अब इस नॉइज इम्यूनिटी इसमें डालने का क्या तरीका है जी? नॉइज के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है क्या? इन्वर्टर। आप एक इन्वर्टर लगा दीजिए, सीमॉस इन्वर्टर। अब आपको क्यू नहीं मिलेगा, आपको क्यू बार मिलेगा बिकॉज वी हैव एन इन्वर्टर। अब इससे क्या होगा? जितनी नॉइज इनपुट से आ रही है, जितनी नॉइज इनपुट से आ रही है, ये सब पी जाएगा और आपके पास जो आउटपुट होगा वो नॉइज फ्री हो सकता है। अच्छा, फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार आउटपुट साइड की भी तो नॉइज है, वो भी इसको तंग कर सकती है। अच्छा, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि आपने जहां इनपुट का ख्याल किया है, एक आप आउटपुट साइड पे भी लगा दीजिए, देन यू विल बी हैविंग अ क्यू बाय द वे। तो ये काम कर ले। ठीक है, इन्वर्टर क्यों लगाया है? इन्वर्टर इस वजह से लगाया है ताकि नॉइज इम्यूनिटी मिल सके। जो इनपुट और आउटपुट के ऊपर आपके पास नॉइज आ रही है उसको ये सर्किट खा जाएगी। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनामिक लैचेस। डायनामिक लैच बनाने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। अच्छा, दिस इज एन इन्वर्टर फॉलोड बाय अ ट्रांसमिशन गेट। इन्वर्टर है फॉलोड बाय ट्रांसमिशन गेट, यही वाली चीज ये जो आप यहां देख रहे हैं। मैं इसकी स्कीमेटिक अब थोड़ी सी अलम नशा करके खोल के बयान कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसी तरह से। मैं इसी को एक और स्टाइल से बनाता हूं। ये स्कीमेटिक और ये स्कीमेटिक, जैसे वो अखबारात में आते हैं ना, फर्क तलाश कीजिए बच्चों के सफे पे, तो इस तरह की एक्सरसाइज है बट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। फर्क तलाश कीजिए। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फर्क कैसे तलाश करते हैं? वो ये देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकली ये सेम है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे यहां से चेक करते हैं, एक पीमॉस एनमॉस दोनों के गेट्स आपस में कनेक्टेड, जहां दोनों के गेट्स कनेक्टेड वहां डी, पीमॉस एनमॉस गेट कनेक्टेड और वहां पे डी, डन। पीमॉस का कनेक्शन वीडीडी से, पीमॉस का कनेक्शन वीडीडी से, पीमॉस का दूसरा एंड एनमॉस के एक एंड से कनेक्टेड, जहां इन एनमॉस और पीमॉस मिल रहे हैं वहीं से बाकी दो का भी एक एंड कनेक्टेड है। पीमॉस एनमॉस से मिल रहा है, जहां पर ये मिल रहा है बिकॉज दीज टू आर वन नोड, वहीं पर इसका भी एक एंड है और इसका भी एक एंड है। हाँ जी, कनेक्शन वाइज सेट है। ठीक है, और क्या हो रहा है? एनमॉस का दूसरा एंड ग्राउंडेड, एनमॉस का दूसरा एंड ग्राउंडेड। ये ट्रांजिस्टर के एक एक एंड तो पीमॉस एनमॉस के एक एक एंड से मिल गए। दूसरे एंड पे क्या सूरत हाल है? दूसरे एंड से आउटपुट है और दोनों एंड आपस में कनेक्टेड भी हैं। हाँ जी, दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह। सो वी कैन सी कि दीज आर वन एंड द सेम। फर्क तलाश कीजिए, जीरो डिफरेंसेस,
लेकिन ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आंख देख सकते हैं। बाय द वे आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोलता हूँ, ठीक है ना, उसकी वजह ये हम लोग सब इलेक्ट्रिकल ही हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो ऐसी थोड़ा दिलकशोरी, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल। सो एनीवे, ये और ये सर्किट सेम है, दैट्स वन थिंग। अच्छा, नहीं होता, नहीं होता, जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि when d is equals to 0, when d is equals to 0 तो क्या होगा जी? d 0 है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ, ये ट्रांजिस्टर ऑन है, और आपके पास ये ट्रांसमिशन गेट है, यहां से वैल्यू इस तरफ जाएगी, ठीक है। when phi is equals to 0, तो मैं वही सारी सूरत हाल यहां देखता हूं, d is equals to 0, phi is equals to 0, phi bar is equals to 1। अब जरा देखें कि आउटपुट पे सिग्नल किस रास्ते से जाता है। d is equals to 0, इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर ऑन, यहां से VDD नीचे उतरा। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो सिराते मुस्तकीम पर चले, या वो उल्टे हाथ पे खब्बे पासे मुड़ के यहां से जाए। विल इट गो स्ट्रेट डाउन और विल इट टेक अ लेफ्ट टर्न, और वो दोनों रास्तों से जाएगा, ये देखना होगा। अभी आप ये देखिए, यहां से आया VDD, यहां से डायरेक्टली इधर आ सकता है, या वो यहां से उतर कर आएगा, यहां से आएगा, इधर से आएगा, ये तो बाय द वे ऑफ है, फिर इस ट्रांजिस्टर से घूमेगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। सेज नो वन एवर, ठीक है। जब ये आएगा तो उल्टे हाथ से होके यहां से ये कभी नहीं जा सकता। वजह कौन है? ये VDD। क्या VDD NMOS से जा सकता है? यहां पर भी आप देखिए, अगर ये आई वैल्यू VDD, इसके पास दो रास्ते हैं, PMOS वाले और NMOS वाले, कहां से जाए? तो हमें तो अच्छी तरह पता है ये तो ले जा ही नहीं सकता, इसने तो जाना ही यहां से है। तो सिमिलरली जब यहां पर ये वैल्यू आई और इसने PMOS ने यहीं से जाना है, तो दिस विल बी द पाथ ऑफ VDD। अगर मैंने इनपुट d is equals to 0 की बजाय d is equals to 1 अप्लाई किया, एंड द सेम थिंग कि भाई ट्रांजिस्टर्स ऑन है, अगर आप कहें ये ऑफ हो गए, यार अगर ये ऑफ हो गए फिर तो कहानी खत्म होगी। लेकिन अगर ये ऑन है, d is equals to 1, तो इसका मतलब है अब ये ट्रांजिस्टर ऑफ, d is equals to 1, NMOS ऑन, तो अब जी ग्राउंड का रास्ता, ठीक है, इसके पास भी दो रास्ते हैं, या तो वो यहां से आ जाए घूमता हुआ, या वो यहां से आ जाए। तो वो कहां से आएगा? तो उसका जवाब ये जनाब कि वैल्यू आएगी और यूं आएगी, एंड इट इज नॉट गोइंग टू पास थ्रू द PMOS एंड कम बैक। व्हाई? आप यहां भी देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि जी VDD इधर जा रहा है, तो अब ये VDD जो यहां से जा रहा है वो कहां से आएगा? PMOS से या NMOS से? ये जो ग्राउंड है ग्रीन से जो शो किया है, जीरो वैल्यू PMOS से पास होगी या NMOS से पास होगी? ये NMOS से पास होगी। वजह? क्योंकि PMOS तो VDD ले जा सकता है, जीरो नहीं ले जा सकता। ग्रीन से मैं शो कर रहा हूं दिस इज इनफैक्ट जीरो, तो जीरो ने तो यहीं से ट्रैवल करना है, तो इसी तरीके से यहां से आप देखें तो इसी ने ट्रैवल करना है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, देयर आर ओनली टू पॉसिबल इनपुट्स, 1 एंड 0। अब चाहे 1 का सफर हो या 0 का सफर हो, मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने कनेक्शन बनाया था, इससे कौन सी वैल्यू ट्रेवल करेगी, 1 या 0? ये जो मैंने कनेक्शन बनाया, इससे 1 ट्रेवल करेगा या 0 ट्रेवल करेगा? मैंने वैसे नक्शा बना दिया है, उसके बाद मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं। 1 ट्रेवल करेगा, 0 ट्रेवल करेगा? जी, 1 ट्रेवल करेगा, 0 ट्रेवल करेगा? जी, आपको कैसे पता कोई भी नहीं करेगा? क्योंकि मैं पहले बनाकर दिखा चुका हूं, 1 यहां से जाएगा, 0 यहां से जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक मैं कह रहा हूं आप लोग यहां बैठेंगे, आप लोग यहां बैठेंगे, बताओ यहां कौन कौन बैठा हुआ है? अब सब कंफ्यूज है ना, क्योंकि मैंने बता दिया। अब कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? नजर कोई नहीं आ रहा, लेकिन ख्याल है कि कोई ना कोई तो बैठेगा। सिमिलरली जब मैंने बता दिया भाई 1 यहां से जा रहा है, 0 यहां से जा रहा है, यहां से कोई सिग्नल नहीं जा रहा, इफ नो सिग्नल इज फ्लोइंग हियर,
अगर मैं ये कनेक्शन खत्म कर देता हूं, मेरे ऑपरेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा? आप ये कह सकते हैं और बिल्कुल सही होगा, नहीं सर, नाउ दिस सर्किट इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। जी हाँ, नहीं है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, लेकिन फंक्शनल इक्विवेलेंट है, फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस तरह के सर्किट को ऐसे भी बना सकते हैं और आपकी फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फंक्शनैलिटी उस वक्त फर्क पड़ता है अगर आप कहते सर अब तो 0 पहुंचेगा ही नहीं, 1 पहुंचेगा ही नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नथिंग इज हैपनिंग लाइक दैट एंड इट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन। इस तरह के सर्किट का नाम क्या है? इस सर्किट का नाम है ट्राई स्टेट इन्वर्टर। ट्राई स्टेट इन्वर्टर। ट्राई स्टेट का क्या मतलब है? 3 स्टेट वाली। इन्वर्टर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 2। ये ऐसा है जिसकी 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? मैं आपको बताता हूं। एक स्टेट होती है इनपुट और आउटपुट। जब 0 हो तो 1 मिलता है, जब 1 हो तो 0 मिलता है। ये सब उस वक्त हो रहा था when phi was 0. When phi was 0. Just think about this now. When phi is equals to 1, phi bar is equals to 0. ये रास्ता भी कट गया, ये रास्ता भी कट गया। कौन सा सिग्नल आएगा? कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि आपने रास्ते दोनों ही डिस्कनेक्ट हो गए। तो अब आउटपुट पे कुछ नहीं होगा और अब क्यू बार का ताल्लुक इन दोनों से कट चुका है। क्यू बार का ताल्लुक इन दोनों से कट चुका है। ये इसकी तीसरी स्टेट कराएगी। सो व्हेन phi is equals to 1, we don't care कि इनपुट पे क्या है। We don't care, चाहे 1 भेजो या 0 भेजो, आउटपुट जो है वो तो फ्लोटिंग, ठीक है, ये अलग ही स्टेट में। तो 1 स्टेट, 0 स्टेट, Z स्टेट, इसको कहते हैं ट्राई स्टेट इन्वर्टर। सो हाउ डू वी मेक अ ट्राई स्टेट इन्वर्टर? एन इन्वर्टर followed by a transmission gate that forms a tri-state inverter. उसे कहते हैं कि ये tri-state inverter है। ठीक है जी। बिल्कुल यही करते हैं, अपनी मर्जी से ले आते हैं और अपनी मर्जी से हटा देते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट दिस, आप लोग ऐसे एंजॉय करेंगे। ये झुंझलाहट जो है ना, क्या बकवास है, ये कभी हटा देते हैं, कभी लगा देते हैं। बट ये सिर्फ उन लोगों को होगी एटलीस्ट इस बारे में सोचेंगे। बट इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ टुडेज क्लास वी विल सी कि इसके पीछे कोई रेशनल है भी कि नहीं, और अगर है तो वो क्या है। ठीक है, जस्ट बेयर इट विथ मी फॉर सम फ्यू मोर मिनट्स। मुझे एक चीज करनी है, उसके बाद मुझे इसी को एड्रेस करना है। I'm sorry? मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बोला कि ये लैच है, मैंने कहा ट्राई स्टेट इन्वर्टर है। इसको ट्राई स्टेट इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर फॉलोड बाय अ ट्रांसमिशन गेट। अच्छा, मैं रिकैप कर देता हूं, बिल्कुल मैं रिकैप कर देता हूं। स्टार्ट हमने बात की लैचेस की। ये क्या है? लैच है, ये एक डायनामिक लैच है। डायनामिक लैच क्यों? क्योंकि ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस पर डिपेंड करती है। इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? इस तरह PMOS से भी बना सकते हैं। ये VDD नहीं देगा, बट नेवरदलेस इट्स अ लैच। ये 0 अच्छा नहीं देगा, नेवरदलेस इट्स अ लैच। इसके ऊपर इंप्रूवमेंट क्या है? एक और लैच, ठीक है ना। ये वाली जो लैच है, ये VDD और 0 दोनों अच्छा दे सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई नॉइज इम्यूनिटी नहीं है। नॉइज इम्यूनिटी वाली लैच चाहिए, लैच नंबर D। इसके अंदर नॉइज इम्यूनिटी भी है, इनपुट साइड की नॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आउटपुट की कैपेसिटेंस अब नॉइज से इफेक्ट हो सकती है, तो हमारे पास ये वाली भी लैच है। इसमें क्या हो रहा है कि इनपुट और आउटपुट दोनों साइड से करके ये लैच है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। इसके बाद बात होती है कि ये वाला जो सर्किट है, ये क्या है? इन्वर्टर फॉलोड बाय ट्रांसमिशन गेट। ये चीज जिसे हमने कहा था कि ये एक लैच है, और वही वाली बात, कैसे लैच है? डायनामिक सर्किट, पैरासिटिक कैपेसिटेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अंदर अब हम ये कहते हैं कि भाई ये वाली जो सर्किट है ना, इसी को दरअसल ट्राई स्टेट इन्वर्टर भी कहते हैं। इसी को ट्राई स्टेट इन्वर्टर कहते हैं जब वी इग्नोर द पैरासिटिक कैपेसिटेंस। जब हम पैरासिटिक कैपेसिटेंस को इग्नोर कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्राई स्टेट इन्वर्टर।
जो आपके पास ये चीज है, इसमें आपने पैरासिटिक कैपेसिटेंस को इग्नोर कर दिया। मैंने नहीं बताया अभी तक कि कब इग्नोर करते हैं, उसके क्या हालात होते हैं जब आप एक चीज को कहें कि भाई ये नेग्लिजिबल है। अगर आप पुरानी बातों में याद रखें तो हम सर्किट्स में आपको बताते थे कि मिसाल के तौर पर एक चीज होती थी सबस्ट्रेट इफेक्ट, जीएमबी। जीएमबी कब इग्नोर होगा? कॉमन सोर्स के अंदर इग्नोर कर दो, बाकी केसेस में इग्नोर नहीं करना। देयर वाज सम रेशनल, इसका मैं अभी तक नहीं मैंने बताया कि पैरासिटिक कैपेसिटेंस को कब इग्नोर करना है, कब नहीं करना, और इंशाल्लाह वील कम बैक टू दिस, क्योंकि इसको मैं यूज करके उसका बता दूं, उसके बाद हम चीज को कंसोलिडेट करेंगे। Nevertheless, this is a tri-state inverter. अगर आप इसको इग्नोर ना करें, हाँ, तो ये अगर आप इग्नोर ना करें कैपेसिटेंस को, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ये जो चीज है ये लैच है। स्टेट कैसे तो इसके बाद फिर क्या होगा? फिर इसकी तीसरी स्टेट नहीं होगी, बल्कि ये होगी, फिर रिजल्ट जो वैल्यू होगी वो दरअसल होगी, इसको बल्कि यूं कहते हैं एक्स क्यू एन माइनस वन, प्रीवियस स्टेट को लेकर चलेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी कैपेसिटेंस है ही नहीं, तो फिर ये काम हो जाएगा, ठीक है ना, ये फर्क है। अच्छा, जब जीरो है तो फिर ये प्रॉपर इन्वर्टर के तौर पे चलेगी, जब जीरो होगा तो जीरो पे वन, वन पे जीरो, ठीक है। और वही बात है, जो इनपुट आ रहा है उसका अपोजिट आउटपुट पे जा रहा है, इंडीड इट्स एक्टिव लो, तो वो डी और क्यू बार वाला रिलेशन है, डी और क्यू बार वाला रिलेशन है। अच्छा जी, once again as I've said, ये ट्रांसमिशन गेट है, ये इन्वर्टर है, मिल मिलाकर ये लैच होती है। जब आप यहां की पैरासिटिक कैपेसिटेंस को कंसिडर करें, इट्स अ लैच, वी आर कंसिडरिंग दिस पैरासिटिक कैपेसिटर, इट्स अ लैच। अच्छा, जब फाई 1 होता है, यानी ये ट्रांसमिशन गेट ऑफ हो गया, तो इस जगह की स्टेट को बरकरार रखने का बीड़ा इस कैपेसिटर ने उठा लिया, इसने जिम्मेदारी उठाई कि ओके आई एम गोइंग टू मेंटेन दिस वैल्यू। अगर ये काम हम कैपेसिटर के जरिए ना लें, बल्कि इसके लिए एक डेडिकेटेड सर्किट लगाएं, वो सर्किट कैसा होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पैरासिटिक कैपेसिटेंस को हटा दिया है, तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस इज देयर, लेकिन मैं उसको इतनी जहमत नहीं दे रहा, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड सर्किट लगा रहा हूं। ये चीज लगा दी है। अब ये क्या बना है? इसका सिंबल देखिए तो ऐसा है, दिस इज एक्चुअली द सिंबल फॉर दिस सर्किट। ट्राई स्टेट इन्वर्टर का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, फाई इज इक्वल्स टू जीरो पर ये काम करेगा, इसका मतलब है यहां पे फाई दिया है और यहां फाई बार दिया है, सो व्हेन फाई इज इक्वल्स टू जीरो दिस विल वर्क। ये एक ऐसा इन्वर्टर है जो एक्टिव लो इन्वर्टर है। मैं आपसे कहता हूं आप मुझे एक्टिव हाई इन्वर्टर का सिंबल बनाकर दिखाएं, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा ये कि ये जो बबल वाले पे सिग्नल फाई आ रहा था और सिंपल के ऊपर फाई बार आ रहा था, अब यहां फाई और यहां फाई बार, यानी अब जब 1 आएगा तो ये ऑन होगा, 0 आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। मतलब यू कैन ऑलवेज चेंज थिंग्स। कमिंग बैक हियर, ये देखें मैंने ये क्या किया है, वही ट्राई स्टेट इन्वर्टर है, लेकिन इसे आप यहां कह सकते हैं कि फीडबैक पर लगाया है। जो आउटपुट वाला इन्वर्टर था उसके आउटपुट और इनपुट के दरमियान ये एक इन्वर्टर है, लेकिन किस तरीके से है कि एनमॉस पे फाई, पीमॉस पे फाई बार, इसका रिलेशन है इस ट्रांसमिशन गेट से। इस ट्रांसमिशन गेट के पीमॉस पे क्या है? फाई। एनमॉस पे क्या है? फाई बार। इसके पीमॉस पे क्या है? फाई बार। एनमॉस पे क्या है? फाई। इसका मतलब क्या हुआ?
when phi is equals to 0, this transistor will be on, NMOS will be on, phi bar 1 हो जाएगा on, phi is equals to 0, phi is equals to 0, NMOS पे 0, phi bar is 1, PMOS पे 1, अब ये ऑफ होगा। यानी जब ये ऑन होगा उस वक्त ये वाली चीज ऑफ हो जाएगी। उल्टी बात करते हैं, जब ये ऑफ होगा phi is equals to 1, phi bar is equals to 0, phi is equals to 1, अब ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये इन्वर्टर और ये ट्रांसमिशन गेट कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में चल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फैशन का मतलब जब ये ऑन है ये ऑफ है, जब ये ऑफ है तो ये ऑन है। तो इनिशियली अगर हम समझे phi is equals to 0 तो आपके पास ये ट्रांसमिशन गेट ऑन, अब जो भी d की वैल्यू है वो आप आगे जा रही है। इसको पैरासिटिक कैपेसिटेंस संभाल रहा है अभी नहीं, द ट्रांसमिशन गेट इज ऑन, जो इनपुट है वो यहां पे ड्राइव हो रही है, पैरासिटिक कैपेसिटेंस ने नहीं संभाला। फिर अचानक क्या हुआ कि phi 0 से 1 हो गया, तो इसका मतलब है पीछे से कनेक्शन ऑफ, उसी वक्त क्या होता है ये ऑन हो जाता है। और इसको यहां मुलाजा फरमाइए, जब b की वैल्यू यहां आई तो इसका मतलब है जस्ट बिफोर दिस ट्रांजिशन इट वाज 0 और क्या था 1। जस्ट बिफोर ट्रांजिशन यहां पे 0 था, यहां 1 था। जैसे ही phi 1 हुआ ये इन्वर्टर ऑन हो गया, इनपुट क्या मिल रहा है 1, आउटपुट क्या होगा 0, 0 पे 1, 1 पे 0। तो अब यहां पे 0 किसने बरकरार रखा है, मेंटेन रखा है, इन्वर्टर ने। क्या मैंने इस पूरी गुफ्तगू में कहीं पैरासिटिक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि भाई ये वैल्यू संभाल रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट किसने अब संभाला है, आउटपुट संभाला है इस ट्राई स्टेट इन्वर्टर ने। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जैसे ही phi 1 से दोबारा 0 होता है, जैसे ही phi 1 से 0 होता है अब ये कनेक्शन ऑफ, और उसी वक्त आपके पास ये ऑन हो जाता है। तो अब जो कुछ D पर है वो आउटपुट पर आएगा, जो कुछ D पर है वो क्या है 1, तो इट विल बी 1, लेटर इट विल बी 0, तो जो कुछ है वो यहां से आ रहा है। अब ये रास्ता बंद। तो जब आपका ट्रांसमिशन गेट ऑफ होता है तो फीडबैक संभाल लेता है। ये काम डायनामिक में थोड़ी होता था, डायनामिक में तो सारा काम कैपेसिटर ने खुद से संभालना है। दैट्स वन थिंग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होता है स्टैटिक इन्वर्टर, ठीक है। और इसको हम सॉरी स्टैटिक इन्वर्टर कह रहा हूं, दिस इज आवर स्टैटिक लैच, दिस इज आवर स्टैटिक लैच, ओके। ये स्टैटिक लैच होती है और इसको हम कहते हैं कि ये फीडबैक पे लगाने से वी हैव, आपकी किताब में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है स्टैटिसाइज द सर्किट, वी हैव स्टैटिसाइज द सर्किट, यानी वही डायनामिक सर्किट है, उसमें आप यहां पे फीडबैक डाल दें, सर्किट स्टैटिक बन जाएगा। ये स्टैटिक लैच बन गए, ठीक है। अच्छा, इसी का एक और वेरिएंट आपको दिखाते हैं। ये एक और स्टैटिक इन्वर्टर है। इस स्टैटिक इन्वर्टर में और इस स्टैटिक इन्वर्टर में क्या फर्क है, इसमें भी आपके पास वही है ट्रांसमिशन गेट, ट्रांसमिशन गेट है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर है, फीडबैक पे इन्वर्टर है, फीडबैक पर इन्वर्टर है, सब कुछ तो सेम है। ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर नहीं है, ठीक है ना, ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई हैव वंडरफुल हैंड राइटिंग एंड ड्राइंग स्किल्स, लेकिन इसके बावजूद ये इट्स क्वाइट डेलिबरेट, यानी गलती से छोटा नहीं बनाया, मैंने जानबूझकर छोटा बनाया है, ठीक है ना। क्यों छोटा बनाया है, ये दरअसल इन्वर्टर है लेकिन ये अपनी अम्मी की बात नहीं सुनता था तो ये छोटा ही रह गया, कमजोर रह गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वीक इन्वर्टर। वीक से क्या मुराद है, ये इसको क्या मतलब वीकनेस, आयोडीन की कमी है, क्या मसला है इसके साथ, इसका मसला है इसका साइज छोटा रह गया, यानी इट्स अ स्मॉल इन्वर्टर, इसका साइज बहुत छोटा है।
ये है वीक इन्वर्टर। अच्छा, वीक इन्वर्टर में कितने ट्रांजिस्टर्स लगेंगे? 2। इस इन्वर्टर में कितने ट्रांजिस्टर लगेंगे? 2। लेकिन इन इन्वर्टर्स के ट्रांजिस्टर्स का साइज बड़ा होगा, इसके इन्वर्टर का साइज जो होगा वो मिनिमम साइज का होगा। अच्छा, इस तरह से क्यों बनाया, क्या फायदा होगा? अब मुलाहिजा फरमाइए, phi is equals to 0, phi is equals to 0, phi bar is 1, ये ट्रांसमिशन गेट ऑन है। अब जो भी डी से वैल्यू है वो यहां पर आई, लेट से यहां पर वैल्यू आई 1, ऐसे ही फर्ज कर लीजिए, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर यहां 1 है तो यहां 0, जब इसको 0 मिलेगा तो यहां से क्या होगा? 1। ठीक है, तो 0 पे 1 और यहां से 1 आ रहा है। ठीक है, अचानक क्या होता है कि फाइ जो 0 था वो 0 से 1 हो जाता है, और फाइ बार जो 1 था वो 1 से 0 हो जाता है। अब ये ट्रांसमिशन गेट ऑफ हो गया। याद रहे कि यहां पे ये होता था कि ये चुपका बैठा रहता था, यहां पर ये चुपका नहीं बैठा हुआ, ये यहां से 1 भेजो तो कह रहे हाँ हाँ मैं भी 1 भेजूंगा। ऑल ऑफ अ सडन यहां से आने वाला 1 खत्म हो गया, दिस पाथ इज ओपन। अब यहां से ये भी नहीं हो रहा कि 0 आ रहा है, ओपन सर्किट भाई, यहां से कुछ भी नहीं आ रहा। कोई नई डिस्कवरी है वहां जमीन में तेल वगैरह निकल आया क्या? सो दिस इज 1 और यहां पर 0 है। अब क्या हो रहा है ये देखिए कि यहां पर ये 1 था, 0, इस इन्वर्टर ने इस यहां पे 1 रखना है, तो यहां पर अब जो 1 वैल्यू है वो पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से नहीं है, ये नन्ना मुन्ना सही सही, लेकिन इन्वर्टर है तो इसने कहा कि भाई मैं ये बोझ उठाऊंगा एंड इट इज प्रोवाइडिंग 1 हियर। ठीक है, तो यहां पे स्टेट कौन मेंटेन कर रहा है? ये वीक इन्वर्टर मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट इंस्टेंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दोबारा से जब ये 1 से 0 हुआ, जो मैं ट्रांजिशंस की बात कर रहा हूं ये 0 से 1, 1 से 0, जब दोबारा से 0 हुआ तो अब क्या होता है, लेट से यहां से वैल्यू 0 आती है। अब यहां से क्या वैल्यू आ रही है? 0, तो यहां से वैल्यू कनेक्शन बन गया, ये चाहती है कि यहां से वैल्यू 0 आए। इन्वर्टर क्या वैल्यू भेज रहा है? 1, तो ये इन्वर्टर वैल्यू भेज रहा है 1, यहां से वैल्यू आ रही है 0। तो अब नोड 1 वैल्यू 2, 0 एंड 1, तो 0 वैल्यू रहेगी, 1 वैल्यू रहेगी, या 0 प्लस 1 उन दोनों का एवरेज क्या होगा? यहां पे क्या वैल्यू आएगी? 0। क्यों? इन्वर्टर भी तो 1 भेज रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि माशाल्लाह आप लोग भी प्रैग्मेटिक किस्म के लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर ताकतवर और कमजोर की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? वो जज्बा वज्बा बेकार बात है, कुछ नहीं, ताकतवर जीतता है। आप डेफिनेशन चेंज कर लें जीत की तो एक अलग बात है, अदरवाइज जब भी ताकतवर और कमजोर की लड़ाई होगी तो उसके बाद क्या होगा? ताकतवर जीतेगा। तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी? 0, इसकी कोई भी नहीं सुनेगा, शोर मचाते रहो। 0 और 0 पे क्या बन जाएगा? ये 1। अगर यहां 1 आएगा तो फिर यहां पर क्या आएगा? 0। अभी थोड़ी देर पहले क्या आ रहा था? 1, तो अब वो खुद भी ये कहेगा 0 और 1। ठीक है, तो यहां पे जो कमजोर था उसने कहा कि जी यहां पे 1 मेंटेन करना है, लेकिन थैंक्स टू दैट स्ट्रॉन्ग मैन उसने 0 भेजा। तो थोड़ी देर के बाद ये भी अपने पीछे से इसे जो हिदायत मिलेंगी वो भी कहेगा आइन की शिफ्ट के तनाजुर में यहां पे वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। अंग्रेजी में इसे बहुत अच्छे तरीके से बयान किया जाता है, इफ यू कैन नॉट डिफीट देम तो इन देम। ठीक है ना, तो बस इसीलिए आप हरा तो नहीं सकते, तो जो कह रहा है आप उसी के हाँ में ला लें, ये कर लें। हमारे यहाँ पंजाब में इसके लिए क्या कहा जाता है? उसके लिए कहा जाता है कि जेड़ा जिते उते नाल, जेड़ा जिते उते नाल, जो जीत जाए उसी के साथ हो जाओ। ठीक है, जो जीत जाए उसी के साथ हो जाओ। अब अफसोस की बात है हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर की तो जबान समझ में नहीं आती, लेकिन हमें यहाँ से 12,000 किलोमीटर की दूर की जबान बहुत अच्छी आती है, खैर माई सेल्फ इंक्लूडेड। एनीवे इट्स 0, यहां पे 0 हो गया और इसने फोर्स करके यहां पर इस पे 1 कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा और यहां पे ये चीज होगी तो चूंकि वीक इन्वर्टर है ये इसे सप्रेस कर सकेगा। दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग अ स्टैटिक इन्वर्टर। ये कौन सा इन्वर्टर है? ये भी स्टैटिक इन्वर्टर है, और इसकी पूरी कहानी में पैरासिटिक कैपेसिटेंस का लफ्ज नहीं आया। आपको पैरासिटिक कैपेसिटेंस की यहां पर जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हेंस इट इज अ स्टैटिक इन्वर्टर।
तो एक होता है डायनामिक इन्वर्टर जो कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए पैरासिटिक कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, एक वो होता है जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये है कहानियां अबाउट द लैचेस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैचेस। मैंने कई लैचेस दिखाई हैं और कई लैचेस नहीं दिखाई हैं। जो मैंने नहीं दिखाई हैं वो आप पे फर्ज है कि आप किताब से खुद पढ़ें और देखें। ठीक है, तो नहीं, जो नील वेस्ट के अंदर है, सीमॉस विलर्स है डिजाइन बाय नील वेस्ट, उसके अंदर देखें लाइन से ऐसे ही है। मे बी बीच में एक आध चीज मैंने छोड़ी है, लेकिन आई थिंक इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो इसी फ्लो में और इसी तरह की चीजें हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि यार ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या बना है, मतलब इन द सेंस यस वी नो व्हाट इज अ पैरासिटिक कैपेसिटेंस, इट इज देयर, बट समटाइम्स वी से पैरासिटिक कैपेसिटेंस को कंसीडर करो, समटाइम्स वी से जी पैरासिटिक कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है, पैरासिटिक कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है। कब इसे कंसीडर करना है और कब इसे निग्लेक्ट करना है, इसका क्या मेयार है, किस चीज को देखते हुए करते हैं? इन बातों का ताल्लुक दरअसल इससे है, क्लॉक से है। पैरासिटिक कैपेसिटेंस एक कैपेसिटेंस है जो यहां पर है, ठीक है। इस कैपेसिटेंस को भरने में अब एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस लगी हुई है, सच बात ये सुन ले, हम कहते हैं जी फाई इज इक्वल्स टू 0, ये रास्ता खुल गया, ये ऐसी कोई कहानी नहीं है, मतलब इतनी हार्ड एंड फास्ट दुनिया होती ही नहीं है। आपके पास ये कैपेसिटर अगर आप छोड़कर चले गए, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट्स चार्ज लेवल विल चेंज, ये कहीं ना कहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर राइट नाउ, लेकिन अगर मैं कहीं भी देखूंगा कोई भी कैपेसिटर हमेशा चार्ज या डिस्चार्ज थोड़ी रहता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो ये जो हम कहते हैं कि यार ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस है संभाल लेगा, तो दरअसल कितनी देर तक संभाल लेगा? पैरासिटिक कैपेसिटेंस जो है वो संभाल लेगा, कितनी देर तक संभाल लेगा? ठीक है ना भैया। अब शायद इतनी प्रॉपर मिसाल नहीं है, लेकिन इसको यूं समझो कि आमतौर पे घरों में जो सौदा सल्फ होता है ना, वो लड़के लाते हैं, घर के जो लड़के हैं आप लोगों के भाई लोग, वो घर का राशन लाते हैं। आमतौर पे घरों पे ये होता है, पता नहीं अभी भी होता है कि नहीं, मुझे तो हमेशा ये शिकायत रही, बहनों को ना मिल जाती है पॉकेट मनी, लड़कों को नहीं मिल रही होती, ठीक है, लेकिन उसका लड़के शिकवा भी नहीं करते। वजह ये नहीं है कि खाली अंडरस्टैंडिंग होते हैं, देयर आर अदर एवेन्यूज एज वेल, पहले से अपना टैक्स निकाल लेते हैं सौदा से, ठीक है ना, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं। लेकिन बात यह है कि उस जो टैक्स से उन्हें गुजारा करना होता है, उनके पास वो 1 महीना है, उसके बाद अगले महीने फिर सौदा मंगवाया जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि महीने के महीने सौदा नहीं मंगवाया जा रहा, या फर्ज करो हफ्ते के हफ्ते सौदा मंगवाया जा रहा है, और हमने सोचा यार ठीक है 2000 रुपए का सौदा आ रहा है, इस पे 100 रुपए की पत्ती मेरी हो गई, तो ठीक है हफ्ता गुजर जाएगा, 500 रुपए व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन अब अगर हफ्ते भर के बाद हर महीने सौदा आ रहा है, तो एम आई बी एबल कि जो मैंने थोड़ा बहुत अमाउंट जमा किया मैं उससे वो महीना सर्वाइव कर लूंगा? नहीं होगा। ये है पैरासिटिक्स। पैरासिटिक्स इसी तरह की होती है ना, घर का बजट, उसमें एक पैरासिटिक भाई, मतलब पैरासिटिक कैपेसिटेंस, उसने कुछ अमाउंट ले लिया, काफी है यार, ये संभाल लेगा। मतलब ये जो होते हैं, आई डोंट नो कहानी घर घर की, लेकिन ये होता है कि ये जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस होती है, ये थोड़ी मेहरबान भी होती है, किस लिहाज से कि छोटे बहन भाइयों के थोड़े बहुत खर्चे कभी कभार अच्छे मूड में वो उठा लेती है, कभी कभार। हाँ ऑफ कोर्स, इससे ज्यादा क्या खिलाएंगे, खाना भी नहीं चाहिए। तो ये जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस है, इट कैन सस्टेन द वोल्टेज एट दिस नोड फॉर हाउ लॉन्ग, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक। पैरासिटिक्स का ताल्लुक क्लॉक से होता है। मैंने कहा यार ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस है, ये वैल्यू होल्ड करेगी, कब तक होल्ड करेगी? आज से लेकर कयामत तक? नहीं, ये होल्ड करेगी, ऐसे ही कह रहा हूं, 10 माइक्रोसेकंड्स तक। आफ्टर 10 माइक्रोसेकंड्स कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब है अब अगर ये ड्यूरेशन 10 मिली सेकेंड है, तो ये काम नहीं कर पाएगी, तो ये काम नहीं कर पाएगी, अब ये खाली हो जाएगी। और अब आप इस पे अगर आप तकिया कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, यू आर मिस्टेकन। हाँ, अगर ये 10 माइक्रोसेकंड्स है और मैं आपसे कहूं कि ये 1 माइक्रोसेकंड का ड्यूरेशन है, बिल्कुल सही है। तो पैरासिटिक कैपेसिटेंस को इस केस में निग्लेक्ट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए? अब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस को देखें, उसकी वैल्यू को देखें, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम को एस्टिमेट करें।
या कोई एस्टिमेट करके आपको बता दे। वंस यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, आप कह सकते हैं कि इसको शामिल करना है या नहीं करना है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, ये है स्टैटिक इन्वर्टर। ये कौन है? स्टैटिक इन्वर्टर। इस स्टैटिक इन्वर्टर को चलाकर आज छोड़ दिया, यहां पे वैल्यू मतलब मैं अभी फाइव इक्वल टू 0 इसको बंद किया हुआ है, अगर मैं 3 दिन बाद भी आऊं, बिजली खर्च होगी, बिजली खर्च होगी, लेकिन भाई ये तो वैल्यू मेंटेन रखेगा ना। तो इसका मतलब ये, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक इन्वर्टर, तो योर सर्किट परफॉर्मेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक साइकिल। चाहे क्लॉक स्लो है, चाहे क्लॉक फास्ट है, कोई मसला नहीं है, ये इसको संभाल सकती है। हाँ, ये दूसरी कहानियां हो जाएंगी कि आप अगर ज्यादा फास्टर सर्किट पे जा रहे हैं तो बहुत सारी पैरासिटिक्स और ऐड हो जाएंगी वगैरह वगैरह। तो इन जनरल अगर मुझे फास्ट सर्किट्स बनाने हैं तो मैं डायनामिक लैच बनाऊंगा या स्टैटिक लैच बनाऊंगा? अगर मुझे फास्ट सर्किट्स बनाने हैं तो मैं डायनामिक लैच बनाऊंगा या स्टैटिक लैच बनाऊंगा? डायनामिक लैच बनाऊंगा। क्यों? स्टैटिक लैच में देखो चीजें ज्यादा हैं। मेरे फास्टर सर्किट का मतलब क्या है? मेरे पास क्लॉक की फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, टाइम पीरियड छोटा सा है, ठीक है, और मैं जितने ज्यादा सर्किट कंपोनेंट्स लाऊंगा उतनी ज्यादा पैरासिटिक्स होंगी, जितनी ज्यादा पैरासिटिक्स होंगी उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग उतना टाइम लगेगा। भाई टाइम मेरे पास है नहीं। सो व्हेन वी गो फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, जो रूल ऑफ थंब है वो क्या है? व्हेन यू गो फॉर हायर फ्रीक्वेंसी यू सेलेक्ट सर्किट विद लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। फिर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, वी गो फॉर लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर जो पैरासिटिक्स है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगी, अच्छी बात है, मेरे पास था ही थोड़ा सा टाइम। सो डायनामिक सर्किट्स आर फॉर फास्टर लैचिंग। जब आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी पे काम किया जाता है तो आप उसमें डायनामिक सर्किट करते हैं। एक सिंपल एक कॉमन सिनेरियो बताता हूं, कम्युनिकेशन सर्किट्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाईफाई है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी चलता है, 5 गीगाहर्ट्ज पे भी चलता है। आप अक्सर देखेंगे मोबाइल पे वो 5G लिखा हुआ होता है, पाकिस्तानियों की किस्मत में अभी तक वो वाला 5G नहीं है, ये वाईफाई वाला 5G है, तो वो 5 गीगाहर्ट्ज होता है। तो आपके सर्किट की जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 गीगाहर्ट्ज होती है, प्रोसेसर वगैरह जो है वो कम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है, तो आप शुरू में जो सिग्नल होता है फिर आप उसको डिवाइड करते हैं, स्लो करते हैं, तो जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो डायनामिक सर्किट्स की होती हैं और लेटर स्टेजेस जो होती हैं वो स्टैटिक सर्किट्स की होती हैं। सो व्हेनेवर यू नीड फास्टर सर्किट्स यू गो फॉर डायनामिक सर्किट्स, बी इट कॉम्बिनेशनल बी इट सीक्वेंशियल। व्हेनेवर यू डोंट हैव मच कंस्ट्रेंट ऑन कहना चाहिए स्पीड, तो फिर हम स्टैटिक पे जाते हैं। ठीक है, कोई सवाल अभी तक की चीज के बारे में कुछ है? सॉरी, होती है, वही बात है, आप उसे इग्नोर कर दें और वगैरह वगैरह। होती है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जैसे पैरासिटिक्स ना हो। जी एक्सक्यूज मी, डी रैम इस्तेमाल होती है जहाँ फास्टर चाहिए होती है ना। हर चीज में कैपेसिटेंस होती है, ये और बात है, आप उसे सहूलत से कह दें कि नेग्लिजिबल है, बिकॉज मेरे पास टाइम ही इतना है कि जो कैपेसिटर होगी खुद ही फारिग हो जाएगी। नहीं, पैरासिटिक कैपेसिटेंस ट्रांजिस्टर की वजह से भी आती है और स्ट्रक्चर की वजह से आती है। मिसाल के तौर पे एक ट्रांजिस्टर दूसरा ट्रांजिस्टर, इसकी यहां से यहां तक जो वायर जा रही है उसकी भी तो पैरासिटिक्स होंगी, तो उससे भी आती है। यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स अगर आप फिक्स करके लेआउट गंदा सा बना दें तो उससे भी पैरासिटिक्स चेंज हो जाएगी इन जनरल। सॉरी, वीक इन्वर्टर, ठीक है, ये स्टैटिक सर्किट है, ये हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए है ही नहीं, ये तो लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए ना। लोअर फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम होगी, पैरासिटिक कैपेसिटेंस ज्यादा, हम इतना स्लो कर रहे हैं काम के संभाल लेंगे। ठीक है जी, और कोई सवाल इस चीज में? अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं, सीक्वेंशियल सर्किट्स होते ही क्यों हैं? व्हाई डू वी नीड सीक्वेंशियल सर्किट्स? एक साथ वर्क करें, क्यों क्लॉक के ऊपर काम करें? किसको सिंक्रोनाइज होना चाहिए?
सारे अलग हाँ। अलग ठीक है। हमने पढ़ी थी फिगर। वीएलएसआई के अंदर मेरी जाती राय में दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। अगर आप ये समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप मुख्तलिफ चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्यों पढ़ रहे हैं। उस क्यों का जवाब पता हो, क्योंकि उसके बाद ही आप सही चीजों पे एम्फेसाइज कर सकेंगे। ये मैंने एक इस तरह से ब्लॉक दिखाया, दिस इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां पे लिखा है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या काम करेंगे, तो दिस इज टिपिकली a representation of how a microprocessor works। माइक्रोप्रोसेसर इस तरह से चलता है। माइक्रोप्रोसेसर इस तरह से क्यों चलता है, हमें समझना चाहिए माइक्रोप्रोसेसर करता ही क्या है। माइक्रोप्रोसेसर जी काम करता है, वो तो मैं भी करता हूं, ठीक है ना, माइक्रोप्रोसेसर तो नहीं हूं मैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी, ये दरअसल जो काम करता है माइक्रोप्रोसेसर, वो इस तरह के काम होते हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस, बूलियन ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, बिटवाइज ऑपरेशंस, यानी कुछ डेटा स्ट्रीम्स आती हैं और वो डेटा के ऊपर कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इस तरह के काम करके दिखा रहा होता है, ठीक है। और माइक्रोप्रोसेसर थकता नहीं है, सोता नहीं है, खाना नहीं मांगता वगैरह वगैरह। इट कैन डू अ टास्क रिपीटेटिवली मेनी टाइम्स, ठीक है। मैं इसे समझाने के लिए यूजुअली ये करता हूं, इसे मैंने दूसरे भी सेक्शंस में किया है, कि वी मेक अ ह्यूमन कंप्यूटर। हम कंप्यूटर बना लेते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो लेट्स मेक अ ह्यूमन कंप्यूटर। चलिए, आप कंप्यूटर हैं, मैं आपको नंबर्स दूंगा, आप मुझे ऐड करके बताएंगे। सिंपल कंप्यूटर, ठीक है ना। मैं नंबर बताऊं, रिपीट नहीं करना नंबर, ओके, सुन रही हैं? हाँ, तो जो मैं नंबर बताऊंगा ना उसको रिपीट नहीं करना, सिर्फ आंसर बता देना। 2 + 3, 6 + 7, 9 + 2, 4 + 4। ये है कंप्यूटर। आप नंबर दे रहे हैं, आंसर मिल रहा है। इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, ठीक है ना। हम इसको दोबारा से डेमो करते हैं, हो सकता है किसी ने देखो, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है ना। दोबारा से 4353 + 7,457,200 फेल हो गया, प्रोसेसिंग हैंग हो गया हमारा कंप्यूटर, ठीक है। नहीं, जस्ट किडिंग, मतलब जाहिर सी बात है ये गलती गलती वो ये सर क्या कर रहे हैं, मतलब बच्चे की जान लेंगे, इतना बड़ा नंबर, ठीक है, वो भी 4:30 बजे के करीब। नहीं, माय बैड, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मेरी गलती थी, माय बैड। लेट्स डू इट। अब छोटे नंबर्स से हैंडल कर लेंगे ना। अब मैं छोटे नंबर, सिंगल डिजिट नंबर ही दूंगा, ठीक है ना। 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 1 + 0 + 0 + 5 ये आंसर ही नहीं दे रहे, यानी कि देखिए नंबर का प्रॉब्लम नहीं था। आप लोग मेरे ऊपर शुभा कर रहे थे मैं बड़े नंबर दे रहा हूं, ये छोटे नंबर पे भी नहीं काम कर रहे, ठीक है ना। तो पहले तो चल रही थी, अब क्यों नहीं चल रही है, तो ये वजह क्या थी, ये फीडबैक पे काम करती है। ये चल रही थी फीडबैक के ऊपर। वो किस तरीके से था, हमारे दरमियान एक फीडबैक मैकेनिज्म था। आई एम एक्चुअली दैट मेमोरी, शी इज द प्रोसेसर। मैं वो नंबर इनको भेजता हूं, ये वर्किंग करके वापस मुझे नंबर भेजती है। बट दिस इज नॉट हाउ अ प्रोसेसर वर्क्स। प्रोसेसर ऐसा चलता है कि मेमोरी से नंबर आया प्रोसेसर पे, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके कहीं और भेजेगा। मिसाल के तौर पे इनको देगा, ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, आउटपुट की डिवाइस है, ठीक है। तो ये इनको नंबर देगा और बात आगे चलेगी। यार मुझे कौन बताएगा कि इन्होंने काम कर लिया। आप समझ रहे हैं, जब मैं 3 + 2 + 5 + 7 मैं तो बोलता जा रहा हूं, मेरे पास तो कोई जानने का मैकेनिज्म ही नहीं है ना कि ये इन्होंने आंसर आगे दिया कि नहीं दिया। तो पहले वाली मिसाल में क्या हो रहा था, ये नंबर मुझे ही वापस देनी थी, विच इज लाइक वेरी स्टूपिड, क्योंकि यार एक प्रोसेसर है, मेमोरी से नंबर लेके वापस मेमोरी को दे देता है, दोनों आपस में खेल रहे हैं। तो बाकी दुनिया क्या कर रही है इस कंप्यूटर के साथ। वी नीड सम पेरिफेरल डिवाइस कि भाई नंबर प्रोसेस करके आगे दो।
अब इस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं? हमें बैठ के ना आपस में एक मुआहिदा करना चाहिए। देखिए मैं आपको जो नंबर दूंगा ना, सिंगल डिजिट नंबर दूंगा, आप आराम से मुझे बताएं आप कितनी देर में सिंगल डिजिट एडिशन कर सकती हैं, कितने सेकेंड्स लगेंगे, मिनट्स लगेंगे आपको? सिंगल डिजिट यानी कि 0 से 9 तक के नंबर दूंगा, इससे बड़े नंबर नहीं दूंगा, 2 ही नंबर दूंगा। 1 सेकेंड नहीं, चलो 3 सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। 9 + 7, इसलिए 3 सेकेंड दिया था, मुझे भी अंदाजा है ना अपने प्रोसेसर का माशाल्लाह, ठीक है ना। एंड वी कैन डू दैट। तो आपको नजर आ रहा है अब क्यों कामयाब है? अब मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा था, मैं तो 3 सेकंड के बाद अगले 2 नंबर भेज दूंगा और मुझे अपने प्रोसेसर में माशाल्लाह पूरा भरोसा है कि 3 सेकंड के अंदर अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे। एक छोटा सा डेमो मुलाजा फरमाइए। 0 + 0, 0 + 1। अब आप कह सकते हैं सब बड़ा लॉसी तरीका है, लेकिन यार देखो दिस इज व्हाट वी हैव टू लिव विद। और ये बात याद रखना क्योंकि आगे चल के हम इसकी डेरिवेशंस करेंगे जो मैंने टाइम सेट किया था, ठीक है। तो इसके अंदर देखें, व्हेन आई गिव वेरी सिंपल नंबर्स देन शी कैलकुलेट्स इट वेरी क्विकली। जब मैं स्लाइटली डिफरेंट नंबर देता हूं तो ये पूरा टाइम लेती हैं। तो हमें एक मुआहिदा करना था ना कौन से टाइम पर आके रुकें जिसमें किसी किस्म का लॉस ना हो। तो यार वर्स्ट केस का ही टाइम लेना होगा ना, बेस्ट केस का तो टाइम नहीं लेंगे, एवरेज का भी टाइम नहीं लेंगे क्योंकि लॉस होगा। वर्स्ट केस हमने आपस में सेट कर लिया, 3 सेकंड है, 3 सेकंड में एनी नंबर शी विल डू द कैलकुलेशन। ये वो चक्कर है जो कि ये कंप्यूटर है। तो ये क्लॉक क्या चीज है? ये क्लॉक दरअसल हमारे प्रोसेसर का मुआहिदा है कि जो क्लॉक है ना, जैसे ये अगर मैं इस ह्यूमन प्रोसेसर की बात करूं, ये 3 सेकंड वाली है। एवरी 3 सेकंड यू गिव अ नंबर, एवरी 3 सेकंड यू गिव अ नंबर, ये करेंगे। तो हमारी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या बनी? दैट इज 1/3 सेकेंड्स। यहां से क्लॉक की फ्रीक्वेंसी की बात आई। अच्छा अब आप कहें सर मैं आपको बताता हूं ये तो स्लो वाला है सर, मैं बहुत तेज लड़का हूं, लड़की हूं, मैं काम 1.5 सेकंड में कर दूंगा। ठीक है भाई, हम आपको एम्प्लॉय कर लेते हैं तो ये टाइम कम हो जाएगा। ये टाइम जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। दैट्स वन थिंग। अभी तक हम खेल रहे थे सिंगल डिजिट पे, अगर हम डबल डिजिट में आ जाए, कंप्यूटर डबल डिजिट को हैंडल करे, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, वो उसको कहते हैं नंबर ऑफ बिट्स। आपको भी अंदाजा है कि 1 डिजिट की हैंडलिंग वाज इजी। अगर मैं आपसे कहूं 16 डिजिट के नंबर भेजूंगा, इनसे रुक जाए, 3 मिनट लूंगी मैं एडिशन करने में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ भी है, 1 बिट की एडिशन और 16 बिट एडिशन। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम कितने? 64 बिट। तो वो 64 बिट्स का करते क्या है? इसका मतलब ये है यू कैन गिव अ 64 बिट नंबर and it adds a 64 bit number and it works at 1.2 gigahertz. What does this tell you? It tells you, या चलो 1 gigahertz कह देता हूं, इसका मतलब ये है कि 16 bit addition या 64 bit addition वो 1 नैनोसेकेंड में, जो कि इसका टाइम पीरियड बनता है, वो कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो मैं एडिशन की बात कर रहा था, भाई एडर बनाना है, कैसे बनेगा एडर? कॉम्बिनेशनल सर्किट से बनेगा। जो हमने सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े उसके जरिए आप एडर बना सकते हैं, सबट्रैक्टर बना सकते हैं, मल्टीप्लायर बना सकते हैं और अल्लाह जाने क्या कुछ कर सकते हैं। सो ऑल योर कंप्यूटेशन डिजाइनिंग एफर्ट इट गोज हियर। सीक्वेंशियल सर्किट कौन है? सीक्वेंशियल सर्किट यहां लगता है, जिसे हम कहते हैं लैच, जिसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये है गेट कीपर। ये क्या करता है? ये करता ये है, ये घड़ी की सुई को देखता रहता है। जैसे ही 12 बजते हैं या बिल्कुल वर्टिकल सुई आती है, ये वैल्यू को उठा के अंदर फेंक देता है और ये अंदर रख के लगता है। अब ये कैलकुलेशन करके इन्होंने वैल्यू इसको दे दी, ये आगे थोड़ी भेजेगा। ये क्या करेगा? ये अगली क्लॉक पल्स का इंतजार करेगा। जैसी क्लॉक पल्स आई वो कहेगा भाई नंबर आ गया, ये चला जाए। सो अगर हम यहां पे बात करें तो आप ये फर्ज कर लीजिए कि इफ आई एम द प्रोसेसर, आई एम द मेमोरी, शी इज द प्रोसेसर, दिस लेडी इज द फ्लिप फ्लॉप। तो मैं डेटा एक्चुअली इनको दिया करूंगा और ये सारा सोचेंगे नहीं जब ये उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई इन्होंने पानी पी लिया, सिग्नल आया, ढल आगे भेजो सिग्नल। और इसी के ऊपर अब ये भी फ्लिप फ्लॉप है, वो पीछे पेरिफेरल डिवाइस को भेजेंगी। ये होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। फॉर इंस्टेंस हम लोग इसको इस तरह से दिखाते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स की अहमियत समझिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं 64 बिट एडिशन हो रही है, तो इसका मतलब है a 64 बिट नंबर इज बीइंग एडेड विद a 64 बिट नंबर। इसका मतलब है यहां पर एक फ्लिप फ्लॉप नहीं लगा हुआ है, यहां पे 128 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं, जो जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी 128 नंबर अंदर फेंकेंगे। और यहां पर अल्लाह आपका भला करे 65 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए होंगे एटलीस्ट, क्योंकि 64 बिट के 2 नंबर ऐड होकर 65 बिट में आसानी से जा सकते हैं। वो हैंडल करने के लिए है।
जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी यहां पर आए हुए 65 नंबर को लेकर फेंक देंगे, तो ये पूरे यहां पे एरे होती है। एंड दिस इज व्हाई वी नीड फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स कोई कैलकुलेशन नहीं करता, वो वैल्यू को होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? क्योंकि प्रोसेसर तो एक ही है, उससे बार बार काम लेना है, तो उसको बार बार डेटा देना है, और आपको नहीं पता कि प्रोसेसर का काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हमने ये सीक्वेंसिंग नहीं की तो फारिग बैठा रहेगा, या काम किया नहीं होगा, आपने और भेज दिया, आप उसे गार्बेज कह लें, आप ओवरलोड कह दें, जो भी। ठीक है।